कहानी उस पढ़ी लिखी प्रेमिका की जिसने 5वीं फेल प्रेमी के लिए अपने ही परिवार के 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उस वक्त की मुख्यमंत्री मायावती होती है। जब इस बात की सूचना मायावती को पहुंचती है तो उन्हें फौरन ही अमरोहा जाना पड़ता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद आरिफ। आज की जो कहानी है ये कहानी है यूपी के अमरोहा के बावनखेड़ी गांव की। बावनखेड़ी गांव में शबनम के पिता शौकत अली की बहुत इज्जत होती है क्योंकि वह एक कॉलेज के लेक्चरर हुआ करते हैं। गांव के लोगों को किसी की बात की कोई भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो वह उनसे मांग लिया करते हैं। शबनम के 2 भाई होते हैं, एक भाई इंजीनियर होता है, दूसरा MBA कर चुका होता है। शबनम खुद पहले ही इंग्लिश और भूगोल से MA कर चुकी होती है। फिर शबनम को बावनखेड़ी गांव में 5वीं फेल सलीम से मोहब्बत हो जाती है, प्यार हो जाता है। फिर यह दोनों लोग आपस में छुप छुप कर दोनों परिवारों से मिलने लगते हैं। फिर ये दोनों आपस में संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। फिर शबनम जो होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। हालांकि इस बात का खुलासा बहुत बाद में होता है और यह प्यार की बात शबनम के परिवार तक पहुंच जाती है। पिता शौकत अली के अलावा दोनों भाई भी इस बात को ऐतराज़ करते हैं। शबनम सभी को समझाने की बहुत कोशिश करती है, वह सलीम को अच्छा बताती है, लेकिन बात नहीं बनी। परिवार अपनी जिद पर अड़ गए कि वह सलीम को भूल जाए। फिर शबनम के सिर पर एक खून सवार हो जाता है। उसने मान लिया था कि वह परिवार को ख़त्म करके ही सलीम से निकाह कर सकती है, इसलिए उसने सलीम से जहर मंगवाया। सलीम ने 13 अप्रैल 2008 को बाजार से जहर खरीद कर उसे दे दिया। 14 अप्रैल 2008 की सुबह तक परिवार के सभी लोग घर पर ही थे। दोपहर में दोनों भाई शहर के लिए निकल गए। तब शबनम ने दोनों भाइयों को फ़ोन किया और कहा कि जहां भी पहुंचे हो वहां से वापस आ जाइए, कल जाइएगा। भाइयों ने शबनम की बात को मान लेते हैं और वह घर वापस आ जाते हैं। शबनम के घर में उसकी भाभी और मौसी की बेटी ने मिलकर खाना बनाती हैं। रात 9 बजे तक सभी ने खाना खा लिया। तभी शबनम ने पूछा कौन कौन चाय पिएगा। सभी ने हाँ में सिर हिला दिया। शबनम ने उबलती चाय में जहर की पुड़िया खोली और मिला दी। चाय पीने के बाद लोगों ने अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और जहां उनका दम घुटने लगता है और सभी लोग मर जाते हैं। शबनम को जहर पर यकीन कम था, इसीलिए उसने सलीम को फ़ोन करके बुलाया। सलीम ने अपने साथ एक कुल्हाड़ी लेकर आता है और शबनम के कहने पर उसने पहले शौकत अली के सीने पर कुल्हाड़ी मारी। उसके बाद में वह माँ पर मारता है, फिर वह दोनों भाइयों पर, फिर भाभी और मौसी की लड़की को कुल्हाड़ी से मारकर उन्हें मौत के घाट उतार देती है। इसके बाद सलीम कुल्हाड़ी लेकर भाग जाता है। रास्ते में उसे एक तालाब दिखाई देता है, वह उसमें कुल्हाड़ी को फेंक देता है। तभी सलीम के फ़ोन की घंटी बजती है। दूसरी साइड में शबनम भी थी। उसने कहा वापस चले जाओ, भतीजा जिंदा है। सलीम बोला अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, तुम उसे मार दो। शबनम 11 महीने के भतीजे का गला तब तक दबाए रखती है जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती है। रात करीब 2 बजे शबनम दहाड़े मार कर रोने लगती है। आसपास के लोग आ जाते हैं। शबनम ने कहा घर में लुटेरे आए थे, उन्होंने सबको मार दिया। मैं बाथरूम में थी इसीलिए बच गई। 4 कमरों में चारों तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें नजर आ रही थी। खबर इतनी बड़ी थी कि रात में ही लोकल थाने की पुलिस लगातार आ जाती है और यह घटना जो होती है वो दिल्ली तक पहुंच जाती है। सुबह सूरज निकलने से पहले ही 10 थानों की पुलिस पहुंच जाती है। फोरेंसिक वाले पूरे घर की बैरिकेडिंग करके सैंपल इकट्ठा कर रहे होते हैं। 7 लोगों की हत्या करना 15 अगस्त का सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है। कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो जाते हैं। उस वक्त की जो मुख्यमंत्री होती है मायावती होती हैं। मायावती हेलीकॉप्टर के जरिए फौरन ही अमरोहा पहुंच जाती हैं। लगातार रो रही शबनम के सिर पर हाथ रखते हुए आरोपी पर सख्ती से कार्रवाई करने की मांग कहती हैं और 5 लाख का चेक देने का ऐलान पहले से ही कर चुकी होती हैं। हालांकि घटना स्थल पर मामले में जांच कर रहे इंस्पेक्टर RPG गुप्ता ने मायावती के PA से शबनम को अभी मुआवजा न देने की अपील की क्योंकि उन्हें शबनम पर शक था। तो उन्होंने कहा 24 से 48 घंटे तक समय दे दिया जाए, पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट आ जाए तब मुआवजा दिया जाएगा। 16 अप्रैल को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है। पता चला कि किसी भी व्यक्ति ने मौत से पहले संघर्ष नहीं दिखाया था, मतलब किसी ने भी कुल्हाड़ी के वार को रोकने की कोशिश नहीं की। ऐसा इसीलिए क्योंकि जहर की वजह से या तो उनकी जान जा चुकी थी या फिर वह बेहोश थे। इंस्पेक्टर RP गुप्ता को यही पहला पॉइंट
मिल गया। जब पूरा परिवार बेहोश था तो शबनम कैसे होश में थी? उस वक्त जो हालात थे उसमें पूछताछ भी नहीं की जा सकती थी। इसीलिए आरपीजी गुप्ता जो होते हैं वो सबूत जुटाना जारी रखते हैं, इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। शबनम ने रोते हुए बताया था कि छत के जरिए बदमाश जो है वो घर में घुस जाते हैं। यह पहली ही लाइन शबनम की जब झूठ साबित हो जाती है तब पता चलता है कि छत पर जा रही सीढ़ी का जो दरवाजा होता है वो अंदर से ही बंद होता है। फिर जमीन से छत की ऊंचाई जो होती है वो 14 फीट की दूरी पर होती है। दीवार प्लास्टर की होती है। ऐसे में ईंट पकड़कर चढ़ पाने का कोई भी माध्यम नहीं होता है। बदमाश सीढ़ी से आते तो उसे लेकर क्यों जाते? इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता की नजर में शबनम आरोपी बनती जा रही थी। तभी किसी ने खबर दी कि सलीम को उठा लीजिए। आरपीजी गुप्ता सलीम को पूछताछ के लिए उठाने वाले ही थे। खबर मिलती है उससे घटना के अगले दिन ही पूछताछ हुई थी। पुलिस ने उसे क्लीन चिट दे दिया। 17 अप्रैल को उन्होंने सलीम को फिर से बुलवाया और पूछताछ के लिए शक्ति का सहारा लिया। सलीम टूट जाता है और वह बता देता है कि हत्या उसने ही की। सबूत के तौर पर उसने हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी के बारे में भी बताता है, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। अब पुलिस ने शबनम को पूछताछ के लिए बुला लिया। उसने पूछताछ शुरू की तो उससे पहले वह हत्या में शामिल होने से मना करती रही। तभी सलीम बोला, मैंने सब बता दिया, अब तुम भी बता दीजिए। शबनम रो पड़ी। इस तरह से केस पूरी तरह से सुलझ जाता है। डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट ने 3 अगस्त 2010 को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सलीम और शबनम को फांसी की सजा सुनाई। जज एएस हुसैनी ने कहा, इससे ज्यादा कत्लेआम नहीं हो सकता। पुलिस ने जिस तरह से केस को सुलझाया है उस तरह से मैंने अपने पूरे जीवन में जांच नहीं देखी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से निकलकर यह मामला जो होता है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंच जाता है। हाई कोर्ट ने भी फांसी की सजा को बरकरार रखा। सलीम और शबनम को माफी की उम्मीद थी, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट गए, वहां भी फांसी की सजा बरकरार रही। इसके बाद उन्होंने पिछले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को दया याचिका भेजी, जिसे उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। शबनम के वकील सहर नकवी ने यूपी की गवर्नर पटेल को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि आज तक भारतीय इतिहास में किसी महिला को फांसी नहीं हुई। शबनम को होगी तो पूरी दुनिया में भारत की बदनामी होगी, अतः शबनम की सजा को उम्र कैद में बदल दिया जाए। गवर्नर ने इस मामले को यूपी सरकार को ट्रांसफर कर देती है, जहां से अभी तक कोई फैसला नहीं आया। सलीम प्रयागराज की जेल, नैनी और शबनम रामपुर की जेल में बंद है। अप्रैल 2008 में जब ये घटना घटी थी उस वक्त शबनम 2 महीने की गर्भवती थी। जेल में बेटा पैदा हुआ। करीब 6 साल तक जेल में रहा, लेकिन उसके बाद उसे सैफी नाम के पत्रकार और उनकी पत्नी होती हैं वो गोद ले लेती हैं। वहीं सैफी होते हैं जिनके पास पढ़ाई करने के लिए पैसा नहीं होता है, तो शबनम पढ़ने के लिए उसे पैसा देती हैं। शबनम का बेटा ताज उर्फ बिट्टू जो होता है वो 13 साल का हो जाता है। सैफी कहते हैं कि वह आज तक बिट्टू को उसकी माँ के गाँव लेकर नहीं गए, बावन खेड़ा तो दूर अमरोहा तक नहीं ले गए। फिलहाल इस वक्त की स्थिति एकदम अलग है। बावन खेड़ा गांव बदल चुका है। लोग शबनम या सलीम को याद नहीं रखना चाहते हैं। यही कारण है कि पिछले 15 साल से न सिर्फ बावन खेड़ा बल्कि आसपास के 4 से 5 गांव में पैदा होने वाली किसी भी लड़की का नाम शबनम नहीं रखा गया। वाकई इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। दोस्तों, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।